हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आपके अपने YouTube चैनल पीएन क्लासेस ऑफ बैंकिंग में, जहां हम सीखते हैं क्वांट से संबंधित क्वेश्चन जो आपको सिलेक्शन दिलाने में आपकी मदद करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है, बिना समय गंवाए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है बोर्ड मास। इसका मतलब आप लोग जानते हो क्या होता है? ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपके 5 नंबर, जो अभी तक देखो टॉपिक सेम था, सिंप्लीफिकेशन ही था, पर अंतर क्या है कि उसमें हम लोग क्या करते थे, अलग अलग चीज़ों को सीखे, एडिशन किए, सब्सट्रैक्शन किए, ऐसे ऐसे चीज़ों को बनाए अलग अलग। और उसके बाद अब सबका जो कंबाइंड फॉर्म है ये है। अब सबका यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन एग्जैक्टली आपको जो क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में अपीयर होंगे वो वाले क्वेश्चन इससे होते हैं। वो हमने अलग अलग किया, वैसे कुछ क्वेश्चन आ गए तो ठीक है। स्क्वायर कैसे निकालना है, स्क्वायर रूट कैसे निकालना है, जब तक इन चीज़ों पे आपकी अच्छी पकड़ नहीं होगी, इन क्वेश्चंस को आप जल्दी जल्दी नहीं बना पाओगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये है क्या। तो आप इनको अलग अलग देखो। इसको कहते हैं वेनिकुलम 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 इसको हम लोग बार भी कहते हैं। फिर उसके बाद बी बी का क्या मतलब? बी का मतलब है ब्रैकेट ब्रैकेट। वैसे ही ओ को हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्डर, जिसको आप लोग ऑफ कहते हो। ऑफ मतलब हिडन मल्टीप्लिकेशन, हिडन मल्टीप्लिकेशन। ठीक। उसके बाद आपका डी डिवीजन डिवीजन। और तीसरे पे आपका मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन। ए से आपका एडिशन एडिशन। और एस से आपका सब्सट्रैक्शन। ये है उसका ऑर्डर। इसी ऑर्डर में चीजों को, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर एक क्वेश्चन में ये सारी चीजें दी हुई है तो सबसे पहले आप बार को सॉल्व करोगे। जो बार के अंदर में, बार क्या होता है? ऐसे दिया होता है ना, 2 × 4 - 3, उसके ऊपर बार लगा दिए, यानी कि सबसे पहले आप इसको सॉल्व करोगे। फिर उसके बाद जो बी का मतलब है आपका ब्रैकेट, इसका क्या मतलब है? हिडन मल्टीप्लिकेशन। इसका क्या मतलब है? डिवीजन। डिवीजन तो जानते हो, भाग करना, डिवाइड करना। मल्टीप्लिकेशन, गुणा करना। एडिशन आपका सब्सट्रैक्शन, इसमें जोड़ घटाना। ठीक। तो ये है इसका ऑर्डर। अगर आपको एक क्वेश्चन में सारे दिए हुए हैं तो सब ऑर्डर में चलना है। पहले बार सॉल्व करेंगे, फिर ब्रैकेट करेंगे, फिर उसके बाद ऑफ वाले को करेंगे जो ऑर्डर कहते हैं, या फिर हिडन मल्टीप्लिकेशन भी इसको कहते हैं। फिर उसके बाद डिवीजन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एडिशन करेंगे, और सबसे अंत में सब्सट्रैक्शन करेंगे। चलो एक इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। ठीक, इसका एग्जांपल देखते हैं। और ये पता है ऐसी चीज है ना, जिसको प्रैक्टिस करने लगेगा तो फिर आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा कि पहले बार को करना है, कि ब्रैकेट को करना है, कि ऑर्डर को करना है। वो आपका एक फ्लो बन जाता है। आप फटाफट 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 उस फ्लो में आप करते चले जाते हो। समझे? ऐसा नहीं है कि आपको बार बार इसमें दिमाग लगाना है। एक बार आप प्रैक्टिस करने लगे ना, आप एकदम तुरंत तुरंत चीजों को सॉल्व कर डालोगे। अब जैसे एक क्वेश्चन है, 98 डिवीजन का साइन लगा है, उसके बाद 14 ऑफ 7। इसका क्या मतलब है? मैंने क्या बताया था? यही है ना आपका बी बोर्ड मास, बी बोर्ड मास। अब सबसे पहले इसमें क्या आपको दिख रहा है? एक तो डिवीजन दिख रहा है, एक ये आपका ऑफ दिख रहा है। तो इसमें क्रम में कौन सा पहले आ रहा है? ओ आ रहा है कि डी आ रहा है? ओ आ रहा है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लो। 98 डिवीजन 14 ऑफ 7। इसको सबसे पहले आप कर लोगे तो 98 डिवाइडेड बाय 98, 14 × 7 98। आपका आंसर हो गया 1। ठीक। देखो ऐसे नहीं कर देना है कि 98 हो गया डिवाइडेड बाय 14 लगा दिए, 14 ऑफ 7, ये आपका इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो अब क्या किया? आपकी 98 डिवाइडेड बाय 14 × 7, ये आपको नहीं करना है, ये आपका आंसर नहीं है।
ये आपका आंसर नहीं है, ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। ऑफ दिया है तो ऑफ को आप सीधे सीधे 14 into 7 लिखोगे और जो उसका रिजल्ट आएगा तुरंत उसके नीचे लिखोगे। फिर अब इसको एक मानो ना, ये मैंने आपको दिखाने के लिए किया है। 14 of 7 की 14 into 7 तुरंत मल्टीप्लाई करके 98 लिख दो और ये 98 डिवाइडेड बाय 98 आपका ये आंसर हो गया। इस तरह से नहीं करना है कि इसमें मल्टीप्लिकेशन लगा दिया तो अब तो इस फॉर्म में आ गया तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, जी नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। जो ऑर्डर है उसी ऑर्डर में करना है। ऑफ दिया है तुरंत 14 into 7 को 98 लिखेंगे, 98 बाय 98 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अब आप देखो चीजों को बस आप समझते चलो, बहुत बहुत आसान चीजें। और 5 नंबर ये आपके एकदम श्योर शॉट आने हैं। आपको जैसे मैं बता रहा हूँ आप उससे करते चलो और डेली इसकी प्रैक्टिस करो, 10-15 मिनट डेली करो। कोई भी टॉपिक पढ़ने जा रहे हो सबसे पहले इसको लगाओ, डेली लगाओ, आपकी स्पीड इतनी बढ़ेगी और एकदम 5 नंबर एकदम यूं 2 से 3 मिनट में निकाल दोगे। तो ये सब चीजें आपको ना लीड दिलाती हैं। जैसे आप एग्जाम में बैठे हुए हो, अब आप एक क्वेश्चन ऐसे थोड़ी ना होता है कि पहले आपका सिंप्लीफिकेशन आएगा, फिर उसके बाद डीआई आएगी, फिर ऐसे मान लो शुरुआत आपका वर्ड प्रॉब्लम हो सकता है ना कि सबसे पहले ये इसको करने थोड़ी ना बैठ जाना है। वर्ड प्रॉब्लम को आप करने बैठो क्या, ये आपको फंसा देगा, ज्यादातर चांसेस है कि आपको फंसा देगा। ये 3 लाइनर 4 लाइनर रहेंगे तो आप क्या करोगे, पढ़ते 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 समझते इसको 2 मिनट लग जाएगा। भले वो उसको आप 1 मिनट में सॉल्व कर लो, लेकिन आपका 3 मिनट गया। नंबर कितने मिले हैं, 3 मिनट के 1 मार्क्स, 1 मार्क्स। ऐसे हमें एग्जाम निकालना है नहीं। तो जो छोटी चीजें हैं ना, जैसे सिंप्लीफिकेशन वाले हैं, उसको आप कितने सेकंड में निकालोगे, 30 सेकंड में, 30 सेकंड, कोई कोई 20 सेकंड में भी निकल जाएगा। आपके नंबर कितने हैं, 1 मार्क्स, 1 मार्क्स। ठीक, आपने 6 गुना समय ज्यादा दिया फिर भी आप नंबर 1 ही लाए। तो क्यों ना वो समय हम यहाँ दे दें। 5 क्वेश्चन इसके रहेंगे, मान लो 5 मिनट में हम लोग 5 करेंगे, 1 मिनट में 1 करेंगे, तब भी 5 मिनट में आपके 5 नंबर। इसके हिसाब से करते तो 3 मिनट में सिर्फ 1 नंबर निकाले, लेकिन इसमें 5 मिनट नहीं लगते, इससे 5 मिनट कम ही लगते हैं। तो चीजों को जो जहां से ना एकदम सेल्फिश बनो यार, सेल्फिश बनो। जहां से जितने नंबर आने वाले हैं तुरंत वहां से निकालो, वहां से तुरंत आप कोशिश करो कि तुरंत पहले उन मार्क्स को हम अपने पास अपनी झोली में डालें। ठीक है, आपको ये नहीं करना है कि पहले हमें अपना ईगो सेटिस्फाई करना है, पहले अपने बड़े बड़े क्वेश्चन को करेंगे तभी कहा जाएगा कि नहीं फलां ने ये ऐसे किया है। नहीं, वहाँ नंबर देखे जाते हैं। सिलेक्शन कभी ये हुआ है क्या कि इन्होंने रेशियो क्वेश्चन किया है तो इनका सिलेक्शन होगा, इन्होंने सिंप्लीफिकेशन किया है इनका नहीं होगा, ऐसा नहीं है ना। वहाँ नंबर देखे जाते हैं। कट ऑफ आपने क्लियर किया कि नहीं किया, कट ऑफ क्लियर किया, आप चाहे कोई भी क्वेश्चन बना किया आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो आप छोटी छोटी चीजों को ध्यान दो और एकदम सिलेक्शन आपका श्योर होगा। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप करते चलो। अभी जो आपके प्रीवियस वीडियोस जो आपके YouTube चैनल पे आ चुके हैं उन सबको आप देखो, उनको देखो, सबको एक उसमें क्रम में देखो। उससे क्या फायदा होगा ना, जो चीज आपको बताई है हर चीज का एक अलग स्टेप बाय स्टेप मैं आपको लेके चल रहा हूँ। आपको कहीं कोई कोचिंग करने की, कम से कम क्वांट के लिए तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जो जितना मैं बता रहा हूँ उतना बस आप करो, आपका एकदम निश्चित क्वांट आप 4 डालोगे, एकदम 4 डालोगे। अब चलो देखो करो इसको। आपका एक क्वेश्चन है 92 into 576, 92 into 576 डिवाइडेड बाय 2 into 36, उसके बाद इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इसका क्यूब और ये +7। इसको आप अलग रखो, ये अलग चीज है। तो आपको क्वेश्चन मार्क की जगह पे इसका आंसर बताना है। क्वेश्चन मार्क को आप चाहो तो x में लिख लो। आपको ये x³ +7 अपनी सहूलियत के लिए, अगर नहीं उसको सोच पा रहे हो तो आप इसको x ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बात वही सेम टू सेम है। अब इसमें क्या करना है, देखो इधर से चलेंगे v वाला तो बहुत कम यूज होता है, शायद मैंने तो अभी तक जितने एग्जाम दिए चाहे प्री हो मेंस हो, मैंने v वाले का यूज नहीं दिया है। लेकिन बाकी उसके बाद वालों का अक्सर यूज देखने को मिलता है। v वाला है इसमें तो आप जान लो, इसलिए बहुत लोग वर्ड मार्क्स सिर्फ सिखाते हैं।
लेकिन मैं वी वर्ड मोस्ट इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि वी का कहीं कहीं यूज आ जाता है, तो अब वहाँ आप कंफ्यूज ना हो कि किससे शुरू करें। सबसे पहले शुरू आपको वी वाले से ही करना है, ठीक। तो अब इस ऑर्डर में चलो, ब्रैकेट आपको दिख रहा है, कहीं ब्रैकेट आपको दिख रहा है जी, यहाँ पर हमें दिख रहा है। तो सबसे पहले इसको कर लो, तो ये 92 इंटू 5576 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 36 72 इज इक्वल टू आपका यह है एक्स क्यूब प्लस 7। अब देखो क्या करना है, अब क्या करना है, आगे चलेंगे। ओ ऑफ कहीं नहीं है, डी यस यहाँ पे दिख रहा है हमें। तो अब क्या करो, 92 इंटू 576 डिवाइडेड बाई 72 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 7। अब क्या करोगे, इसको कटा दो, इसको आप कटा दो, 12 से कटाओ, चलो 12 से 6 बार में 72 जाएगा, 12 चौ 48 और आपका ये 72 से कितने बार में जाएगा, देखो 8 बार में सीधा सीधा जाएगा, 8 बार में सीधा सीधा जाएगा, ये आपका 8 बार में। अब क्या करोगे, 92 इंटू 8 92 इंटू 8। अब इसको आप कैसे करोगे, अब देखो इसका वो जो हमने बेस टेक्निक बताई थी ना, बेस टेक्निक इसको क्या लिखोगे, 90 प्लस 2 इंटू 8, ये आपका कितना हो जाएगा, 720 प्लस 18, 720 और 18 कितना हो जाएगा, 738 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 7, ये वाला। तो अब एक्स क्यूब इज इक्वल टू 738 माइनस 7, एक्स 7 को इधर लाएंगे, 7 को आप इधर लाएंगे तो ये माइनस के साथ आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये आपका 729, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 729। अगर आपको 10 तक का भी क्यूब पता है तो आप तुरंत समझ जाओगे कि एक्स की वैल्यू 9 आ रही है, एक्स की वैल्यू 9 आ रही है। बस देखो, खैर इतना बड़ा आपको नहीं करना है, आप तुरंत दिमाग में करोगे। यहाँ 92 इंटू 57, अब जैसे क्वेश्चन देखे आप तुरंत दिमाग में इसको कर लो, 72 यहाँ रख दी तुरंत, इतना उसके बाद सिर्फ करना है, इतना आपको करना है बस। और ये चीज़ें तो मैं आपको समझाने के लिए सब बढ़ाया हूँ, ये सारा स्टेप, ठीक। आप सीधे यहाँ से 738 यहाँ से दिमाग में कैलकुलेट करके निकाल सकते हो, फिर उसके बाद तो ये सब सिंपल रहेंगे। इतना सब थोड़ी ना किया जाता है, लिखा इतना ज़्यादा नहीं लिखा जाता है, बस दिमाग में भी करते चलो, थोड़ा पेन भी चलाते रहो, फटाफट आंसर निकालते रहो। फिर चलो नेक्स्ट देखते हैं, ये उसके बाद आपको आपका एक क्वेश्चन देखो, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, 98 13 ऑफ 7 प्लस 99 प्लस 99 625 माइनस 6 इंटू 10 स्क्वायर। देखो इसी तरह के क्वेश्चन आपको पूछते हैं, अब इसमें सिर्फ इसका आंसर बताना है। ये एग्जैक्टली ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं आपके, सिंपल और कुछ थोड़े टफ भी है तो उसको भी देखेंगे। इसमें क्या करोगे, ब्रैकेट कहीं दिख नहीं रहा है, बार कहीं दिख नहीं रहा है, सबसे पहले हमें ऑफ दिख रहा है, तो हम इसको क्या तुरंत यहाँ पे लिख देंगे 13 ऑफ 7, अपने दिमाग में तुरंत इसको 91 कर देंगे। अब ये क्या करेंगे 91, अब उसके बाद डिवीजन वाला पहले करेंगे 91 बाई 91 और प्लस 99। ये सिर्फ ऊपर वाले की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ ऊपर वाले की, अभी यहाँ की यही होगा। तो ये आपका कट के 1 हो जाएगा, 1 प्लस 99 100 हो जाएगा, सिंपल। अब उसके बाद नीचे वाले को सॉल्व करो,
625 माइनस 6 इंटू 10 स्क्वायर। 10 स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो 100। उसके बाद ये कितना हो जाएगा 600 600 625 में से 600 जाएगा तो कितना बचेगा सिर्फ 25। तो ये 100/25 इक्वल टू 4 आपका आंसर। देखो टेक्निक पता है तो कितने आसानी से निकल गया, कितने आसानी से निकल गया। जब आपको टेक्निक पता है, सिंपल करना पता है कि कैसे इसको एकदम सिंपल रखना है, कितने आराम से निकल गया। देखो तैयारी ऐसे करनी है कि एकदम यही आखिरी चांस है, इससे बेस्ट और कोई समय हो नहीं सकता। क्योंकि मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो आपको पता होगा ना, पहले जो 19 हमारे PSBs थे, पब्लिक सेक्टर बैंक, अब वो कितने हो गए हैं 12। जहाँ सबकी ब्रांचेस थे, जैसे मान लो कि यूनियन बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, ये सब कहीं एक ही जगह पे थे, तो उसमें से क्या किया गया, किसी एक ब्रांच को रखा गया, बाकी ब्रांचों को बंद कर दिया गया। जैसे इलाहाबाद बैंक है, इंडियन बैंक है, अब जहाँ दोनों की ब्रांच आसपास में है तो क्या किया गया, इलाहाबाद के एक ब्रांच को, चाहे उसकी एक बार इंडियन बैंक की ब्रांच को रख लिया गया, उसको बाकी को बंद कर दिया गया। उससे देखो आप सोचते होगे ना कि अमलगमेशन होने से वास्तव में क्या दिक्कत है, क्या हमारी वैकेंसी नहीं आएगी, क्या हमारा करियर पे क्या असर पड़ेगा। तो देखिए इसको मैं बता देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बैंक में एक एम्प्लॉय हूँ, तो मुझे पता है कि अंदर में सीन क्या है। देखिए अगर आप सिर्फ आरआरबी की बात करेंगे, अगर आप ग्रामीण बैंकों की बात करेंगे, आरआरबी के रीजनल रूरल बैंक्स की बात करेंगे, तो इनका क्या है, इनका जो एरिया है ना, सर्विस एरिया, वो कभी ओवरलैप नहीं करता है। अगर एक बैंक यहाँ है, इस डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहा है 5 डिस्ट्रिक्ट में, तो दूसरा अदर 5 डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहा है, तीसरा उसके अलग अदर 10 डिस्ट्रिक्ट में, चाहे 6 डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहा है, ये कभी ओवरलैप नहीं करते हैं एक दूसरे पे। तो इनमें क्या है, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ा है। जो आपका ऊपर का मैनेजमेंट है, जो आपके 35% शेयर होता है ना स्पॉन्सर्ड बैंक का, सिर्फ उनमें आपको ये बदलाव है। जैसे जहाँ 3 हेड ऑफिस होती थी, जैसे 3 आरआरबी को मान लो अमलगमेंट करके एक बना दिया गया, तो सिर्फ अब एक हेड ऑफिस हो जाएगा। एक हेड ऑफिस भाई, एक बैंक है, एक चेयरमैन होगा, बाकी वैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जैसे 3 बैंक थे तो सबके अलग अलग चेयरमैन, अलग अलग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो बस वो चीजें खत्म हुई। बाकी जो नीचे लेवल पे जो आप लोगों का सिलेक्शन होता है, अधिकारी में चाहे कर्मचारी में, चाहे आप कैशियर बनते हो, चाहे आप स्केल 1 के ऑफिसर बनते हो, तो आपको कोई बहुत ज्यादा इससे असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि सबका एरिया अलग है, सबका सर्विस एरिया बिल्कुल किसी कोई मतलब ही नहीं है। वो अपने एरिया में काम कर रहा था, वो अपने एरिया में काम कर रहा था, भले ही बाद में बैंक एक हो गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ये डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं कि हमारा क्या होगा। वैकेंसीज आएंगी उसी तरीके से आएंगे, और आप बस अपनी तैयारी में कोई कमी मत रखना। लेकिन ये जो आपके PSBs हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, जो आपके पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं PSBs, उसमें क्या है, इनका एरिया ओवरलैप करता है भाई, एक दूसरे से सबका कंपटीशन है। किसी किसी जगह पे तीनों की ब्रांच है, जैसे कि 3 बैंक को मिला के एक बैंक बनाया गया, 3 को मिला के एक बड़ा बैंक बनाया गया। अब क्या है, अब क्या किया जाए, तीनों की ब्रांच को तो एक ही जगह पे रख नहीं सकते, उसमें से क्या किया गया, 2 को बंद कर दिया गया, 1 को रखा गया, 1 को रखा गया। अब देखो आप कहोगे कि सर फिर तो कस्टमर इतने ज़्यादा हो जाएंगे एक ब्रांच पे कि फिर संभालना मुश्किल है, कैसे ज़्यादा होंगे। मान लो एक एरिया में जब 3 वही बैंक है, तो उनका जो कस्टमर बेस था, मान लो कि इसमें भी खुलवाया है, उसमें भी खुलवाया है, तीनों बैंक में अपना खाता खुलवाया है। अब बैंक क्या कहेगा, भाई आदमी तो वही है ना, वो 3 अलग अलग बैंकों में अपना खाता चलाता था, तो वो क्या करेगा, भाई आप अब सिर्फ एक खाता, एक बैंक में एक ही बचत खाता आप चला सकते हैं, सिंगल नेम में। ज्वाइंटली आप कितने भी चला सकते हैं, लेकिन सिंगल नेम में आप बचत खाता सिर्फ एक ही चला सकते हैं। ये जीएस का भी क्वेश्चन बन सकता है, इसको भी याद रख लो। तो अब क्या कहेगा कि आप 2 अपने अकाउंट को बंद करिए। तो फिर क्या हुआ, एक ब्रांच का सिर्फ हुआ एक कस्टमर,
तो फिर हमारे पास क्या हुआ, एम्प्लॉय स्ट्रेंथ था जो हमारे 3 ब्रांचेज में थी, अगर उनको हम एक मिलाते तो एम्प्लॉय स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा बढ़ गई, हम बेहतर सर्विस उनको दे पाएंगे। लेकिन इससे नुकसान ये होगा कि शुरू में हो सकता है थोड़ी वैकेंसीज घट जाए, थोड़ी वैकेंसी शुरू में घट जाए, लेकिन फिर बाद में सब नॉर्मल हो जाएगा। शुरू में सब स्टाफ को एक जगह किया जाएगा, किसी को यहाँ किसी को वहाँ, अब सरप्लस स्टाफ होने लगेंगे ना, क्योंकि उस एरिया में अब पहले जहाँ 3 बैंक थे अब वहाँ एक वो काम करेगा, एक ब्रांच, तो बाकी के 2 के स्टाफ कहाँ जाएंगे, नौकरी आपकी चली जाएगी, कहीं नहीं जाएगी आपकी नौकरी। आपका हो सकता है कहीं अलग ट्रांसफ़र हो जाए या फिर किसी नई वाली ब्रांच में आप चली जाएं, तो यही सब होगा। बाकी आपको इससे डरने की नहीं है कि आपकी नौकरी चली जाएगी, क्या होगा कि आपकी छटनी हो जाएगी, आपको निकाल दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार आप सरकारी नौकरी में घुस गए तो यकीन मानो, बस घुसने में बहुत ज़्यादा मेहनत है, निकलना बड़ा मुश्किल है वहाँ से। कोई चाहे भी ना तो जल्दी नहीं निकाल सकता है, यही तो इसकी खूबसूरती है। चलो ज़्यादा खुश मत हो, अब आगे क्वेश्चन करो, सिलेक्शन हो जाएगा, ये सब चीजें मजा एकदम। अब आप क्या करोगे,